ओके जी। सर अपने पास आप हेडिंग डाल दें, इन्वेंट्री परचेज सिस्टम। ये इन्वेंट्री को परचेज करना हम देखेंगे, उस पर क्या कंट्रोल्स हैं। अच्छा मुझे एक चीज रिकॉल कराओ कि हमने जो सवालात कर लिए हैं अब तक, सही जी, अच्छा जी, हमने जो सवालात कर लिए हैं अब तक, आई थिंक हमने सेल साइकिल पे सवाल किए थे, इन्वेंट्री काउंट पे किए थे, ऐसा ही है। ऑल टुगेदर अभी हम सवाल करेंगे बकाया, ऐसा ही ना, क्योंकि वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आज मैं जब साइकिल्स खत्म करा दूंगा तो मेरी फिर आपसे ये इल्तिजा होगी कि आप आज का पूरा दिन लगा के या एक अच्छा खासा चंक ऑफ योर डे लगा के कंट्रोल्स को देख लें, भेजे में फिक्स कर लें, सही है जी। जिसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी देखें और फिर कल हम क्या करेंगे, इसके सवाल करेंगे। कल की क्लास हद दर्जे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, भाई ये बात याद रखना। चलें जी, इन्वेंट्री परचेज सिस्टम, परचेज वही ना, परचेज सिस्टम, परचेजेस ही कर रहे हैं, परचेज साइकिल है ये। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, जैसे हमने फिक्स एसेट में किया था, वालेकुम अस्सलाम, जैसे हमने फिक्स एसेट में किया था, तो हमें ये मैं दो तीन चीजें मिक्स करके कराऊंगा, तो इसको फोकस होके देखना। ये हमारा है वेयर हाउस, सही है जी। अच्छा वेयर हाउस में मैं तुम्हें दो साइकिल्स मिक्स करके कराऊंगा, तो मुझे फिर रीड भी करवाना है, सही है जी। ये है हमारे वेयर हाउस मैनेजर। अच्छा भाई आपको ये बात तो पता होगी कि रीऑर्डर लेवल का क्या मतलब होता है, रीऑर्डर लेवल या सेफ्टी स्टॉक। रीऑर्डर लेवल का मतलब ये होता है यहां तक हम आएंगे तो उसके बाद रीऑर्डर करेंगे, ऐसा ही है। अच्छा भाई तो इन भाई की जिम्मेदारी ये है कि जब भी रीऑर्डर लेवल पे आए तो क्या रेज हो जाए, सर रिक्वेजिशन रेज हो जाए। पर ऐसे ही रिक्वेजिशन रेज हो जाए या जब नीड हो, जब नीड हो, ऐसा ही है। अच्छा भाई जब स्टॉक रीऑर्डर लेवल पे आएगा तो ये भाई रिक्वेजिशन रेज करेंगे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा रिक्वेजिशन जो रेज होती है ना, या तो वो रीऑर्डर लेवल की वजह से होती है, और रिक्वेजिशन is raised when sales order is received। ये हमारा वेयर हाउस है, सही है जी। भाई मैं कह रहा हूँ कि ये भाई जो वेयर हाउस मैनेजर हैं वो रिक्वेजिशन दो सूत्रों में रेज करेंगे, या तो सेफ्टी स्टॉक को रखने के लिए, या तो याद करो सेल साइकिल, अगर आप लोगों को याद हो, मेरे पास ऑर्डर आता है, मैं देखता हूँ इन्वेंट्री पड़ी हुई है या नहीं, उसकी क्रेडिट लिमिट सेट चेक होती है, ऐसा ही है। तो मैं दो साइकिल्स को कनेक्ट कर रहा हूँ आज, ताकि आपको पूरा गेम तो समझ आए, ज्यादा चलता है कैसे। भाई मेरे पास ऑर्डर आया, मैं उसकी क्रेडिट लिमिट सेट या चेक करता हूँ, फिर मैं क्या कहता हूँ, रुक जरा तुझे बताता हूँ माल अवेलेबल है या नहीं है। वो बंदा क्या करता है, सेल्स वाला बंदा, सेल्स डिपार्टमेंट का, वो कॉल करता है वेयर हाउस मैनेजर को, भाई बता कि क्या माल अवेलेबल है या नहीं है। और बाज औकात ये ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटेड इन द सेंस वो कंप्यूटर पे जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है आईएमएस, जो हाईटेक कंपनीज लगाती हैं। हाईटेक कंपनी पता है क्या करती है, जो वेयर हाउस मैनेजर अपना सिस्टम इन आउट कर रहा होता है ना, उसका इन्वेंट्री जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा होता है। जैसे तुम शायद कौशल मेडिकल पे कभी किसी का वास्ता पड़ा हो या किसी अच्छे मेडिकल के ऊपर, तो वो आपको अगर दवाई नहीं होती ना, तो आपको सिस्टम से देख के बता देता नहीं है। तो हम जैसा जो होता है ना, वो बोलता है चेक तो कर ले,
है या नहीं है? वो बोलता है भाई नहीं है, तेरे को बता रहा हूँ नहीं है, तो तू तो गया ही नहीं है। तो बोले कि तुम्हारे बाप ने लगाया सिस्टम। तो खैर समझाने की बात ये है कि ऑटोमेशन है। बात समझ आई? यानी सर एक कहानी बनाओ, एक फ्रेमवर्क बनाओ अपने दिमाग में कि सेल्स आई, मेरे पास सेल्स ऑर्डर आया, सेल्स ऑर्डर वाले ने किसको कॉल किया होगा? वेयर हाउस मैनेजर को। वेयर हाउस मैनेजर से पूछेंगे कि क्या माल अवेलेबल है या नहीं है, और दिस कंफर्मेशन कैन बी मेड फ्रॉम द सिस्टम ऑल्सो। दिस कंफर्मेशन कैन बी मेड फ्रॉम द सिस्टम ऑल्सो। अच्छा जी, अब सर यहाँ पे हम जरा कहानी देखते हैं कि क्या सीन है। क्या मैं कह सकता हूं कि रीऑर्डर लेवल को सेट करने का मकसद स्टॉक आउट अवॉइड करना है? भाई कोई भी इदारा अगर रीऑर्डर लेवल सेट करता है तो उसका मतलब क्या है कि स्टॉक आउट नहीं हो, स्टॉक आउट नहीं हो तो सेल्स प्रॉपर हो जाए, कोई नाम खराब ना हो, ऐसा ही है। अच्छा भाई, हम ये कह रहे हैं कि रिक्विजिशन परचेज की तब रेज हो जब सेल्स ऑर्डर आए। रिक्विजिशन परचेज की कब रेज हो? जब क्या है? सेल्स ऑर्डर है। तो भाई रिक्विजिशन इज रेज्ड व्हेन सेल्स ऑर्डर इज रिसीव्ड। तो हमने कहा ये भी एक हमारा कंट्रोल है जिसका मकसद यह है टू अवॉइड एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री स्लैश लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इन्वेंट्री। पहले बताओ इन दोनों कंट्रोल्स के मकसद समझ आए? रीऑर्डर लेवल क्यों लगाया जाता है? भाई देखो, अगर मैं बिला वजह माल मंगवा के रख लूं तो आपको नहीं लगता कि उसमें एनआरवी के चांसेस हैं, एनआरवी लॉस के? ऐसा ही है। तो एनआरवी लॉसेस के चांसेस को अवॉइड करने के लिए बोलता है माल तब मंगवाओ जब जरूरत हो। इसको हम कहते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की जबान में जस्ट इन टाइम अप्रोच। अगर पढ़ी हो तुम लोगों ने बिजनेस मैनेजमेंट, अगर किसी तमीज से पढ़ी है ना, उसमें हम कहते हैं जस्ट इन टाइम अप्रोच। जस्ट इन टाइम का मतलब है व्हेन एवर यू रिक्वायर्ड इन टाइम आपके पास आ जाएगा। आजकल लोग इस पे जा रहे हैं जस्ट इन टाइम पे। सही है जी, कि भाई हमें दस्ती ऑर्डर चाहिए, दस्ती माल आ जाना चाहिए, दैट्स इट। क्लियर है? अच्छा भाई, ये तो बात हो गई यहाँ पे। अच्छा, अब ये तो वेयर हाउस है जो इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा है। ये हम आ गए यहाँ पे परचेज स्लैश एडमिन डिपार्टमेंट। आपको पूरी सैर कराते हैं ना एंटिटी की। अच्छा, परचेज स्लैश एडमिन डिपार्टमेंट रिसीव करेगा रिक्विजिशन on a pre-numbered requisition form। यानी प्री नंबर्ड रिक्विजिशन फॉर्म होगा। यानी भाई रिक्विजिशन फॉर्म्स होते हैं ना, कि किसी को भी कोई चीज मंगवानी है तो 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस चल रही होगी। अब लेट से पीपी में याद करो, पीपी में भी हमने एडमिन डिपार्टमेंट को बेचा था। यहाँ पे एडमिन स्लैश परचेज डिपार्टमेंट, क्योंकि कभी ये काम एडमिन कर रहा होता है, कभी ये परचेज डिपार्टमेंट अलग से होता है, तो हमने दोनों यहाँ पे देख लेना है। सही है जी? पर आप ये समझेंगे परचेज डिपार्टमेंट अलग है, परचेज डिपार्टमेंट अलग है। अच्छा भाई, हमने परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेजिशन भेजी क्योंकि रिक्वेजिशन के नंबर्स होते हैं। यानी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पता नहीं कब किसको क्या चाहिए, तो वन ऑफ एक प्रोडक्शन भी होती है। सही है जी? अच्छा, अब जरा इसको मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट से भी समझो। वेयर हाउस को अगर कोई माल चाहिए, बात समझिएगा, ये पूरी कहानी सुना रहा हूँ। वेयर हाउस को अगर कोई माल चाहिए, अच्छा माल इसको चाहिए कैसे पता होगा? सेल्स की नीड आई होगी, सेल्स वाले ने किसको कॉल घुमाई होगी? वेयर हाउस को। वेयर हाउस वाले ने बोला माल नहीं है, तो उसने बोला भाई एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट बता, तुमने कितनी कमिट की है। उसने बोला पहले तू ये पूछ के बता कि ये वो मंगवा के कितने टाइम में देगा, और अगर मंगवा रहे नहीं हम खुद बना तो कितने टाइम में बन जाएगा। तो हम किसको कॉल घुमाते हैं?
परचेज डिपार्टमेंट को या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को स्लैश एडमिन डिपार्टमेंट को। पहले बताओ यहाँ तक कहानी क्लियर है। हमने उसको कॉल किया, हमने बोला अच्छा फिर ये कंट्रोल्स भी है, क्यों है? ताकि स्टॉक आउट नहीं हो, बिला वजह की इन्वेंट्री नहीं होल्ड करनी है, हमने होल्डिंग कॉस्ट क्या करनी है, कम करनी है। वेरी गुड, आगे सुनो। फिर मैंने ये कहा कि भाई जैसे ही मैंने कॉल घुमाई तो हमने उससे पूछा कि कितने टाइम में तुम ये गुड्स दे दोगे, बना के या तो मंगवा के? उसने बोला भाई इतने टाइम में दे देंगे। हमने उसको ओके दिया, हमने परचेज रिक्वेजिशन सेंड कर दी, परचेज रिक्वेजिशन सेंड कर दी। अच्छा जी, जैसे ही रिक्वेजिशन आई, ये क्या करेगा, फ्रॉम अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर्स, क्योंकि अब तो इन्वेंट्री है ना, फ्रॉम अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर्स ऑब्टेन कोटेशंस। अच्छा अब जरा बात समझिएगा, यहाँ पे एक और कंट्रोल डालते हैं। जब हम बात करते हैं ना अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर्स की, हम यहाँ पे लिख रहे हैं दिस इज नॉट एडिटेबल। किस वजह से लिखा है सुनो भाई, ऐसा हो सकता है कि कोई किसी को भी अपनी मर्जी से डाल दे लिस्ट में, तो ये लिस्ट होनी चाहिए लॉक। ये लिस्ट क्या होनी चाहिए, कोई इसके अंदर छेड़खानी नहीं कर पाए। तो हमने सिस्टम में ऐसी ऑटोमेशन लगाई हुई हो कि ऑर्डर जो प्लेस हो सिर्फ इनको, यानी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर मैं ऑर्डर प्लेस भी करके एंट्री बनाना चाहूँ ना, तो ना ये क्या होते हैं, ये सिस्टम कंट्रोल्स होते हैं, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स होते हैं, आईडी कंट्रोल्स होते हैं। हम क्या करते हैं पता है, लेट से अगर मैं एंट्री बनाने गया परचेज डेबिट, आपको सिस्टम बोलेगा बता इन सब में से किस में से खरीदा है। ये बात नहीं समझ आई। देखो मैंने परचेजेस डेबिट कर ली, परचेजेस में डेबिट कर सकता हूँ, वो मुझे क्रेडिट मारने नहीं देगा सिस्टम के अंदर। क्यों? वेंडर का नाम देखो, वेंडर का नाम लॉग है, 4 वेंडर थे, 4 में से किसी एक को, सही है जी, 5 को इंक्लूड, तो उसको हम कहते हैं लिमिटेड एक्सेस राइट्स। सही है, प्राइस लिस्ट नहीं, लिमिटेड एक्सेस राइट्स। एक्सेस राइट्स का मतलब यू कैन नॉट चेंज द वेंडर। लेट से अगर मैंने कोटेशन ले भी ली होती 4 में से किसी 5वें से, मैं अप्रूव भी करवा लेता, चलो अप्रूव भी होता, सिस्टम में पार्क ही नहीं होता। बात समझ आ रही है? ऑनलाइन में जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है कि वो सिस्टम में पार्क ही नहीं होता? ऐसा ही है, जल्दी बता दो ऑनलाइन वालों, जल्दी से सारे बच्चों, क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा भाई, हमने कहा जैसे ही आएगा, कोटेशन आ गई हमारे पास। अच्छा, सेलेक्ट लोएस्ट कोटेशन, ऐसा ही है, विच इज देन अप्रूव बाय सीनियर पर्सनल। यानी वो किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सीनियर बंदा होगा। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है मैं कोटेशन लूं और मैं ही उसको अप्रूव कर दूं? कोटेशन लेने वाला एक सीनियर ऑफिसर होगा कोई, अब वो बताएगा अपने बॉस को जाके या सीएफओ को कि सर ये आई है, या हेड ऑफ परचेज डिपार्टमेंट होगा। देखो परचेज मैनेजर अप्रूव नहीं कर सकता, परचेज मैनेजर का काम होगा कोटेशन लेना। अब लेट से जैसे मैं अपनी फर्म में अगर मैनेजर हूँ, तो मुझे किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करना था, तो एक्सपर्ट से डीलिंग मैंने की, सही है जी, पर मैंने कहा अपने बॉस को कि सर वो एक्सपर्ट इतने पैसे मांग रहा है, तो इसका इख्तियार मेरे पास होगा या बॉस के पास होगा? तो बॉस विल अप्रूव कि क्या इसको कॉन्ट्रैक्ट देना है या नहीं देना। बात क्लियर? क्योंकि वो मल्टीपल चीजें कंसिडर करता है, दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। क्लियर है? पर देखो जो मेरे बॉस है ना असलान खालिद, उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई ये 5 वेंडर्स हैं, इनमें से सबसे बात कर लो, तो मैंने सबसे कोटेशन ली, मुझे जो लोवेस्ट दिखी मैं वो किसके पास लेके गया, बॉस के पास, क्योंकि साइन तो उन्होंने करना है ना। अब खुद मुझे बताओ, कंट्रोल इदारा क्या लगाता है कि जब तक हेड ऑफ परचेज डिपार्टमेंट अप्रूव नहीं करेगा तब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। बात क्लियर है? अच्छा जी, सर जब अप्रूव होगा तो लिस्ट अपडेट करते हैं ना, है? अप्रूव होगा तो लिस्ट अपडेट करते हैं, नया आएगा तो लिस्ट अपडेट होगी ना, पर उसको अपडेट करने के भी राइट्स आईटी हेड होगा। अच्छा, सेलेक्ट लोएस्ट कोटेशन विच इज देन अप्रूव बाय द सीनियर पर्सनल। अच्छा सर, ये जब हम ये वाली कर रहे हैं ना,
कि अप्रूव्ड दिस इज नॉट एडिटेबल, और इसका मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव भी लिखते हैं यहाँ पे, टू अवॉइड fictitious purchases। लिखिएगा अपने पास, टू अवॉइड fictitious purchases, ऐसा ही है। रिसीविंग रिक्विजिशन भी, टू अवॉइड fictitious purchases। अच्छा, इसको हम कहते हैं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, जो मैं राइट से लिख रहा हूं, ये मकसद है इसके कंट्रोल्स के। अच्छा, अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर का एक और भी तो कंट्रोल है। अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर से जब मैं कोटेशन ले रहा हूं तो कोटेशन ऑब्टेन करने का इसका मकसद एक और भी तो है कि ओवर वैल्यूएशन ना हो, टू अवॉइड ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो यहां पे भी लिखते हैं टू अवॉइड ऐसा ही है, टू अवॉइड फिक्टिशियस परचेजेस, टू अवॉइड ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ऐसा ही है। अब ये साइकिल बनाने पूरे कंट्रोल्स लगे हुए दादे के ऊपर। ओके जी, अब आगे ऑनलाइन वालों, यहाँ पे क्लियरिटी है साथ, तो जल्दी बता दो जानी। अच्छा, सीनियर पर्सनल ने जब अप्रूव किया तो प्राइस क्या हो गई, फिक्स हो गई। प्रिपेयर sequentially numbered purchase order and place order। किसको ऑर्डर प्लेस करेंगे? नहीं भाई, क्या हो गया? हाँ, सप्लायर को ना। तो कौन से सप्लायर से? जिससे कोटेशन ली है, जिसकी कोटेशन अप्रूव हुई है, जो अप्रूव हुई है। अच्छा भाई, अब तला खान कह रहे हैं सर इन्वेंट्री की ओवर स्टेटमेंट कैसे बेचा? सी, अगर मैं महंगी चीज खरीदूंगा तो इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, लोअर कॉस्ट नहीं, ओवर स्टेट हो जाएगी ना। और हो सकता है इतनी महंगी खरीद लूं कि बेच ही ना पाऊं उसको उस प्राइस पे। आपकी देखो, ओवर स्टेटमेंट डजंट मीन कि एनआरवी लॉस हो जाए। ओवर स्टेटमेंट मतलब अपनी औकात से ज्यादा पे रिकॉर्ड हुई हुई है। बेटा नहीं लाएंगे ना, मैं कह रहा हूँ कि एक 80 रुपए की चीज 140 में बेचता हूँ, अब 100 रुपए के खरीद लिया तब भी तो 140 में बेचूंगा ना। देयर इज नो एनआरवी लॉस, पर स्टिल माई इन्वेंट्री इज ओवर स्टेटेड, क्योंकि कॉस्ट 80 होनी चाहिए थी, मैं कितने पे लेके आ गया, 100 पे। तो हम यहाँ पे एक तो फ्रॉड अवॉइड करते हैं, फिक्टिशियस परचेजेस को अवॉइड करते हैं, और वैल्यूएशन भी रखते हैं सही। क्लियर है? ये सारे कंट्रोल्स ये है ना कि मेरे को नुकसान ना हो। क्लियर है? अच्छा भाई, आपने प्रिपेयर कर देना सीक्वेंशली नंबर्ड परचेज ऑर्डर एंड प्लेस ऑर्डर। सही है जी। पांचवा, परचेज ऑर्डर 1 कॉपी, कंपनी लिख दिया भाई। सर 1 कॉपी इज, को बंद कर दे भाई। 1 कॉपी इज रिटेन्ड with purchase department and other is sent to warehouse department। पहले तो ये बात समझ आई कि 1 कॉपी इसने रखी, अपने पास क्यों रखी इसने भाई? अपने पास क्यों रखी भाई? सीधी सी बात है, अपने पास क्यों रखेगा? क्यों बोलेगा मैंने मंगवाया है? और 1 कॉपी वेयर हाउस को क्यों दी? नहीं, वेयर हाउस को इसलिए बताया ये क्योंकि वेयर हाउस अपनी जगह खाली करके रखेगा कि ये माल इस दिन पे आना है। परचेज ऑर्डर के ऊपर लिखा हुआ होता है कितनी क्वांटिटी आएगी, सही है जी, किस प्राइस पे, और किस दिन माल अराइव होगा। तो पता है वो क्या करता है बंदा सामने वाला,
वो अपने लिए पूरा प्लान बना के रखता है कि ये शेल्फ है, इसमें यहाँ पे ये चीज रखी जाएगी। बात क्लियर है? पक्का? तो रेडी तो है ना चीज के लिए। तो हमने ये जो परचेज ऑर्डर है ये उठा के हमने दे दिया किसको? वेयर हाउस को। ऐसा ही है, ये वेयर हाउस आ गया अभी हमारे पास। अच्छा जी, अब जब वेयर हाउस में आ गए हम, तो फिर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? वेयर हाउस में क्या होगा? बात अभी है, पहले बता पूरी साइकिल समझ आई? अभी हमने कंट्रोल लगाए थे खरीदने पे, अब हम कंट्रोल लगाएंगे आने पे, यानी परचेज डिपार्टमेंट के कंट्रोल्स खत्म हो गए, अब हम आ गए वेयर हाउस पे। ऐसा ही है? चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, वेयर हाउस में जैसे ही ये पीओ रिसीव हुआ, परचेज ऑर्डर रिसीव हुआ, सही जी, ये सीक्वेंशली नंबर्ड है, ये करेगा यहाँ पे कंट्रोल अपॉन रिसीविंग ऑफ गुड्स यूनिट्स रिसीव्ड मैच्ड with PO and quality कहाँ है चेक कर रहा है भाई? पहले ही दिन पे ऑब्सोलीट ना हो, ऐसा ही है। टू अवॉइड ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, टू अवॉइड एनआरवी लॉसेस, ऐसा ही है। अच्छा जी, ये आ गया, क्वालिटी इंस्पेक्शन होगी। दूसरा, बहुत सुकून से समझना, दो साइकिल मिक्स करके करवा रहा हूँ ये, ताकि अच्छा समझानी भी मिक्स करके ही चाहिए, ताकि क्लैरिटी तो चलता क्या है। अच्छा, अपॉन रिसीविंग हो गया, क्वांटिटी मैच हो गई, क्वालिटी चेक हो गई, ऐसा ही है। क्वांटिटी क्वालिटी दोनों चेक हो गए अभी। अच्छा, प्रिपेयर सीक्वेंशली नंबर्ड GRN and sign plus give one copy to supplier को दूंगा ना, जो माल देके गया है वो GDM साइन करा के जाएगा चलसी मुझसे, ऐसा ही है। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, अच्छा, एंड वन कॉपी टू फाइनेंस एंड वन कॉपी टू परचेज डिपार्टमेंट। एक अपने पास रखी, एक कस्टमर को दी और एक सप्लायर को दी, एक फाइनेंस में बेची, एक पीछे परचेज डिपार्टमेंट को बेची। अच्छा भाई, परचेज डिपार्टमेंट को क्यों बेची? अब यहाँ पे इसका कंट्रोल लिख रहा हूँ। हाँ, अब देखो, अब परचेज डिपार्टमेंट का कंट्रोल लिख रहा हूँ, ताकि वहां पे क्या होगा जब उसको ये GRN रिसीव होगा। यहाँ पे देखते हैं, वन कॉपी टू परचेज डिपार्टमेंट को मैं यहाँ लिंक कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए। सही जी, परचेज डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स, यानी एक बंदा होगा, डिपार्टमेंट नहीं होगा। सही है जी, परचेज डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स रिकंसिलिएशन between purchase order prepared and GRN to ensure all DPO made have been received। ये बात आपको जरा समझ नहीं है, देखना भाई। परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट पता है क्या करता है? परचेजिंग डिपार्टमेंट करेगा ये कि जो जो GRN मिलते जाएंगे ना, उनके अपने PO से मैच करता जाएगा।
उनको अपने पीओ से मैं, अच्छा देखो उसका भी सीक्वेंशली नंबर्ड है, पर जब हम जीआरएन बनाते हैं ना तो हम लिखते हैं कौन सा जीआरएन किस पीओ के अगेंस्ट है, कौन सा जीआरएन। तो लेट से मेरा जीआरएन समझा, मेरा परचेज ऑर्डर नंबर था 10082 और उसने जीआरएन का अलग ही सीक्वेंस होगी, याद आ रहा है ना, सेल्स में करवाया था, सीक्वेंस अलग होती है ताकि वो मैच हो सके। अच्छा अब हुआ ये कि जो हमारे पास जो इन्वेंट्री वेयरहाउस डिपार्टमेंट है, वेयरहाउस डिपार्टमेंट ने जीआरएन बनाया और जीआरएन पे लिखा 11111, ये एक सीक्वेंस थी, और उस 11111 जीआरएन के अंदर लिखा हुआ था 10082 के अगेंस्ट में ये जीआरएन बनाया। तो परचेज डिपार्टमेंट पता है क्या करेगा, मैंने पीओ में ऑर्डर किए थे 50 यूनिट्स, जीआरएन बना 40 यूनिट्स का, 10 गुड्स नहीं आए, तो ये 10 की कॉल करेगा भाई 10 क्यों नहीं भिजवाए, 10 क्यों नहीं भिजवाए। तो क्या हम कह सकते हैं ये कंट्रोल इसलिए है टू इंश्योर दैट गुड्स ऑर्डर्ड हैव बीन रिसीव्ड। ये कंट्रोल किस लिए लगा रहे हैं, गुड्स ऑर्डर हैव बीन रिसीव्ड। हम पहले सेल्स साइकिल में पता है क्या करते थे, हम देखते थे कि जितनी सेल्स ऑर्डर आ गए उतनी सेल हुई या नहीं हुई, वो कंप्लीटनेस के लिए था, ये भी कंप्लीटनेस के लिए, पर क्या सेल्स की या परचेज की, परचेज की कंप्लीटनेस के लिए। भाई बात क्लियर है ऑनलाइन वालों, जल्दी बता दो जी। तो दोनों मैच होंगे, दोनों मैच होंगे, वो तो भेज रहा है ना ये, देखो अगर ये कह रहे हैं कि भाई एक परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में 2 हुए इशू, तो वो मुझे दोनों भेजेगा ना। दिन के देखो, दिन के आखिर में क्या होता है, जितने गुड्स आते हैं ना वो सारी की सारी जीआरएम उठा के किसको दे देता है, परचेज डिपार्टमेंट को। अच्छा यूजुअली जहां पे मैंने अब तक देखा है बिग फोर में या जो मल्टीनेशनल्स हैं, वो पता है क्या करते हैं, जैसे ही जीआरएम बनता है ना वो सिस्टम में अपलोड हो जाता है, परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, उस रिपोर्ट को फैच करता है, अपने पोर्टल पे अपलोड करता है, वो ऑटोमेटिकली मैच करता है कि किस जीआरएम के अगेंस्ट में किस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में माल आया था, वो मैच करता है। अच्छा मैच करता है, क्वांटिटी में डिफरेंस होता है वो हाईलाइट करता रहता है, और फिर एक रिपोर्ट जनरेट होती है, तो हम वेयरहाउस से पूछते हैं कि अगर तुमने वापस किया था ड्यू टू क्वालिटी चेक या उसी ने नहीं भेजा, तो फिर हम फॉलो अप करते हैं। बात क्लियर है, दीज आर द कंट्रोल्स, राइट है। अच्छा भाई ये बात हो गई कहानी, पहली दो चीजें और ये बात समझ आ गई पक्का। अच्छा भाई जैसे ही हमने किया, अभी भी हम वेयर हाउस डिपार्टमेंट में, प्लीज इधर सुनिएगा, हम वेयर हाउस डिपार्टमेंट के कंट्रोल साथ साथ देख रहे हैं। अब मैंने ये कहा कि भाई जब 1 कॉपी चली गई, ये सारी चीजें हो गई, फिर इन्वेंट्री सिस्टम शुड बी अपडेटेड इमीडिएटली। इन्वेंट्री सिस्टम अगर लगा हुआ है तो वो अपडेट होना चाहिए, कैसे, इमीडिएटली। इसका क्या मतलब है, माल पड़ा होगा जबकि हम बोलेंगे हमारे पास नहीं है। अच्छा इसको हम कहते हैं, और अगर मैनुअल है, बिन्स शुड बी अपडेटेड। बात समझिएगा, खैर वो कहीं कहीं है अभी भी ना। सुनो सीन क्या है, अब लेट से वेयर हाउस में हम कभी जाएंगे ना तो कुछ ऑटोमेशन नहीं है, अब वो क्या होता है, शेल्फ बने हुए होते हैं, रैक्स बने हुए होते हैं, रैक्स पे लेट से कोकोमो के 10 कार्टन है, तो वो क्या करता है, उसमें पर्ची होती है, वो प्लस कर रहा होता है उसके अंदर, तो वो कह रहा है अगर ऑटोमेटेड नहीं है तो उस बिन को आप क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। सेल हो रही है तो सेल क्या करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं। अगर ये इमीडिएटली अपडेट नहीं हुआ तो आपके पास रेड हैंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। बात क्लियर है। अभी हम किसके कंट्रोल देख रहे हैं, वेयर हाउस के, ऐसा ही है। अच्छा भाई फिर वेयर हाउस में सरप्राइज स्टॉक काउंट्स शुड बी कंडक्टेड। हाँ भाई सरप्राइज स्टॉक काउंट क्यों, किस किसके लिए कंट्रोल लगा रहे हैं, एग्जिस्टेंस के लिए, एग्जिस्टेंस के। भाई अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो मेरी किताबों में आना नहीं चाहिए। और सरप्राइज स्टॉक काउंट के लिए, अच्छा अब फिर पांचवा, ऑब्सोलीट एंड
थर्ड पार्टी इन्वेंट्री should be kept separately. ये क्या मंजर है? हमारी बुक्स में आ जाएगी तो आपने उसको क्या करना है, अलग करना है। अच्छा, अब ये कंट्रोल परचेज साइकिल के नहीं, ये कंट्रोल वेयर हाउस के हैं। क्लियर है? तो आप देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द परचेजिंग एंड वेयर हाउस। तो पूरी साइकिल आपस में क्या है, लिंक्ड है। क्लियर है? तो इसलिए हम ऑल टुगेदर लेके चल रहे हैं। अच्छा भाई, ऑब्सोलीट एंड जो हमारे पास थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री है वो अलग से होगी, मेक सेंस। अच्छा, एजिंग should be updated. एजिंग क्यों? कौन सा माल कब आया और कौन सा माल कितना पुराना है, टू इंक्वायर के वेदर अब तक ये बिका क्यों नहीं है। बात क्लियर है? अच्छा जी, अब बात समझ आ गई। सर जब हम वेयर हाउस डिपार्टमेंट में क्रॉस हो गए तो जब ये कॉपी फाइनेंस को गई थी। अच्छा, वैसे फाइनेंस का काम तो यहीं से शुरू हो जाएगा जब फाइनेंस में कॉपी जाएगी, तो फिर हम नीचे तक क्यों गए थे सर? ये जब देखो, हम तो परचेज साइकिल देख रहे हैं ना, तो परचेज साइकिल में फाइनेंस का अमल दखल तो तभी आ जाएगा जब कॉपी उधर चली जाएगी, वहां पे फाइनेंस की साइकिल पर। हमने ये नीचे तक इसलिए किया क्योंकि हम वेयर हाउस के कंट्रोल्स को देख रहे थे। सही है? अच्छा भाई, जैसे ही हम जानी फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्रकट हुए, हमने कहा ये आ गया हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट एक काम ये करेगा, सही है जी, बिफोर preparing entry, finance officer will match invoice with purchase order and GRN. अच्छा अभी, बिफोर प्रिपेयरिंग एंट्री फाइनेंस ऑफिसर विल मैच इनवॉइसेस विद परचेज ऑर्डर GRN एंड देन प्रिपेयर अ वाउचर फॉर अप्रूवल। सही जी, इसको हम कहते हैं वाउचर को जनरल एंट्री वाउचर। यहां बता देता हूं कैसे दिखेगा, ये वाउचर बनाएगा। अच्छा, यानी BPV लिख देते हैं इसको, बैंक पेमेंट वाउचर। समझिएगा, बैंक पेमेंट वाउचर में ये चाहिए कंप्यूटराइज ही होता है। अगर आप ऑटोमेशन पे देखेंगे ना, वो क्या करता है, परचेजेस डेबिट। सही है जी, परचेजेस डेबिट कर देता है। हमारे पास जो है अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। सही है जी, ये एक अमाउंट कर देता है। अच्छा, ये बैंक पेमेंट वाउचर पे ना बात समझिएगा, बैंक पेमेंट वाउचर जब वो बनाता है ये भी क्या होता है, सीक्वेंशली नंबर्ड होता है। बैंक पेमेंट वाउचर भी क्या होता है। अच्छा, ये लेके जाता है सारी चीजें मैच करने के बाद इसके पीछे चीजें अटैच कर देता है। जो चीजें अटैच होती हैं इसके पीछे वो होती है भाई इनवॉइस, GRN, PO। ये वाउचर बना के किसके पास लेके जाता है, सीनियर मैनेजर के पास या CFO के पास। CFO बोलता है जानी तूने एंट्री बिल्कुल सही बनाई है। सही है, साइन हो गया। अच्छा आप सुनो सुनो, ये साइन हो गया, सही है जी। फिर वो बोलता है लाओ चेक ले आओ, तो चेक भी इसके साथ ही लेके जाता है। चेक की क्या हो जाती है, अप्रूवल हो जाती है। अच्छा, अब जैसे ही ये बंदा, मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूँ, ये नहीं समझ आया तो हाथ के आप पूछ लेना मुझसे। हाँ, जैसे ये बंदा ये वाउचर जनरेट करता है ना, तो ये पेबल की एंट्री बना देता है। अभी तो लायबिलिटी बुक हुई है ना, अभी क्या बुक हुई है, वाउचर अप्रूव हो गया। अब हम लोग टाइम लेते हैं। टाइम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा भाई पेइंग पीरियड होता है 30 दिन में पे करेंगे, 35 दिन 40 दिन में पे करेंगे।
अच्छा भाई, अब हमने जैसे ही ये वाउचर अप्रूव हुआ, ये यानी लायबिलिटी बुक हो गई, क्लियर है, लायबिलिटी बुक हो गई। अच्छा, लायबिलिटी जैसे ही बुक हो गई, हमने कहा परचेजेस रिकॉर्ड हो गई सिस्टम में, ये कहानी खत्म। पर अब हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये इंश्योर करना है कि क्या सारी लायबिलिटीज रिकॉर्ड हुई या सारी परचेजेस रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई। तो हम एक रिकंसिलिएशन बनाते हैं बिटवीन, कोई बता सकता है किसमें रिकंसिलिएशन बनाएंगे? रिकंसिलिएशन बिटवीन, नहीं नहीं नहीं, देखो, रिकंसिलिएशन बिटवीन, अब तो हमें एक बात, परचेज ऑर्डर से तो वो बनाएगा, रिकंसिलिएशन बिटवीन GRN रिसीव्ड एंड इनवॉइसेस इशूड, नहीं, हम इनवॉइस तो मिलती है हमें भाई, इनवॉइसेस रिकॉर्डेड इन द सिस्टम, ये बात आपने पिक करनी है। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि GRN जितने गुड्स आ गए उतनी लायबिलिटी मेरी बन जानी चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये कंप्लीटनेस के लिए एक प्रोसीजर है, एक कंट्रोल है भाई। देखो, जितने GRN आए मतलब उतना माल रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मुझे अगर लायबिलिटी की कंप्लीटनेस को इंश्योर करना है तो मैं क्या करूंगा, जितने GRN आए हर दिन के आखिर में देखूंगा हर किसी की इनवॉइस पार हुई या नहीं हुई। तो पहले रिकंसिलिएशन क्यों बनाई थी, PO से GRN वाली, वो कंट्रोल इसलिए था कि जितने परचेज किए हैं क्या उतना माल आया। यहाँ पे कहानी क्या है, जितना माल आया वो रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। बात क्लियर है। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, इतने मजे मजे से जो किया है, क्या हम कह सकते हैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट परचेज वाला नहीं है, ये वाला, यानी ये मेरे FS को हिट कर रहा है। तो ये वाला अहम कंट्रोल है, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंट्रोल्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स होते हैं जो आपको FS को क्या करें, हिट करें। यानी कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जिसके FS से कोई ताल्लुक नहीं होता। एग्जाम्पल, PO से GRN को मैच करना, वो तो परचेजिंग की, वो तो ये देख रहे ना कि माल आया नहीं आया। रिक्वेजिशन का रेस करना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कोई लिंक नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से तब लिंक होता है जब वो टैप करे आपके लेजर्स को। बात क्लियर है। अच्छा जी, हमने कहा भाई रिकंसिलिएशन बिटवीन GRN रिसीव्ड एंड इनवॉइसेस रिकॉर्डेड इन द सिस्टम, ये कंप्लीटनेस के लिए हो गया। अच्छा जी, फिर ये बात हमें समझ आ गई कि भाई हमने वाउचर साइन करवा लिया। अच्छा, अब तुम लोगों से पूछना, ये मजे वाली बात हो जाएगी, सुनना है तो तुम लोगों ने अगर बता दिया। अब जब ये पेएबल बन गया, सही है, अब टाइम आ गया पेमेंट का, टाइम आ गया पेमेंट का। तो पेमेंट के लिए मैं कौन से साइकिल में जाऊं, कैश एंड बैंक साइकिल। किस साइकिल में जाऊं, कैश एंड बैंक साइकिल। अब वो बाकी कंट्रोल्स वहां के हैं, देखो है फाइनेंस के ही कंट्रोल्स, पर वो डिसबर्समेंट साइकिल है। नहीं आई बात समझ, देखो बात समझो ना, मैं कह रहा हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी खोल सकता हूँ कि पैसा आता है पैसा जाता है। तो यहाँ पे पैसे जाने वाले पे कंट्रोल होंगे, मुझे वाला देखता है वहां पे क्या कंट्रोल्स थे। देखो क्या बोला है उसने, पेमेंट शुड नॉट बी मेड अनलेस बोले अप्रूव्ड फॉर वाउचर, ये भी हो गया। आगे ठप्पा मारना पे हो गया। अब बताओ, बात क्लियर है। तो यानी सर क्या हम ये कह सकते हैं, आपकी याद दहानी के लिए, फॉर पेमेंट रेफर कैश एंड बैंक डिसबर्समेंट। अगर आप बुरा नहीं माने तो वापस से रेप्लिका करना तो फजूल है ना। देखो यार, मैं तुम्हें उस थॉट से पढ़ा रहा हूँ जो तुम्हें प्रैक्टिकली करना है। बच्चा रट्टा लगाता है, वरना तुम किसी से पूछो पाकिस्तान में, वो तुम्हें ये बोलेगा भाई कंट्रोल अजाब है, नहीं आते समझ को। भाई बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सकलैन है हमारा भाई एक, जो कंट्रोल से भागता था, मैंने उसकी बजाई कंट्रोल्स में फॉर्म में। अब वो चैंप हो गया कंट्रोल्स का, मतलब अब वो रात को बैठा हुआ था 1 बजे तक, मुझे उसने रिव्यू करवाया। अब वो बैठा हुआ बोल रहा यार उसका यकीन करो, मैं जितना भागता था ना, आपने वही मुझे ना मतलब रटवा दिए हैं। तो समझने की बात ये कि यार अगर इदारे के कंट्रोल्स नहीं पता होंगे ना, आपको पता नहीं लगेगा इदारा ऑपरेट कैसे होता है। बात समझ आ रही है। कंट्रोल समझोगे तो रिस्क पता लगेगा ना। पहले तो ये कहानी क्लियर है।
अच्छा जी, तो पेमेंट के लिए वापस से सब लिखें या वही प्रोसीजर्स हैं, वही कंट्रोल्स हैं जो हमने वहां पे देखे थे? तो यार इट्स बेटर कि वहां पे टाइम जाया ना करें। अच्छा, अब ये कुछ और रिकंसिलिएशंस बनाता है। रिकंसिलिएशन बिटवीन द अमाउंट रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी एंड पेड। ये इसलिए होता है कि आपके पेएबल सही वैल्यू हुए हुए हों। अच्छा, अब आखिरी चीज, सप्लायर स्टेटमेंट्स reconciled with सब लेजर्स। ये क्या बात हुई सप्लायर स्टेटमेंट भाई? हाँ जानिए, सप्लायर स्टेटमेंट क्या होते हैं भाई? 50 सप्लायर है, 50 सप्लायर हर महीने के आखिर में बोलता होगा, हाँ वो बोलता है कि भाई ये लो, ये हमें तुमसे पैसे लेने हैं। तो वो क्या करता है, इनवॉइस नंबर के साथ भेजता है, ये इनवॉइस थी इतनी अमाउंट थी, ये इनवॉइस थी इतनी अमाउंट थी। तो हम पता है क्या करते हैं, इसकी रिकंसिलिएशन बनाते हैं। नहीं नहीं, हमें इतने पैसे देने, सप्लायर है, तो हम अपने सब्सिडरी लेजर जो होते हैं ना, सब लेजर्स, क्योंकि एक तो कंट्रोल अकाउंट होता है, उसमें तो टोटल आ रहा होता है, सब लेजर्स में सबके नाम खुले हुए होते हैं, और ये तो है ही अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर। तो हम देखते हैं किस किस इनवॉइस के अगेंस्ट में एजिंग भी तो बनाई थी, किस किस इनवॉइस के अगेंस्ट में आ रहा है। अगर वो मैच नहीं होता तो हम देखते हैं या तो हमने कम रिकॉर्ड किया हुआ है या ज्यादा, क्योंकि मैं फिर वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। यानी ये प्रोसीजर इज फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। ये सारा काम किसका है? जहां पैसा इन्वॉल्व होगा वहां कहाँ जाएगा? फाइनेंस आ जाएगा जी। हाँ, सबसे आखिरी वाली कोटेशन। हाँ, अच्छा भाई, बात बात सुनो, कह रहे हैं ये कंपनी चलाएंगे हमारे भाई मोदी वाले कह रहे हैं कि भाई हमने 4 कोटेशन मंगवाई, चौथी गायब कर दी। तो ये तुम्हारा ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है ना, वो ऐसी बुद्धि पे चमाट मार के भगा रहा है ना, बोला तो चौथे से तुम्हारा बाप कोटेशन देगा। हम कॉल कर लेंगे। अच्छा, बोला चौथी आई नहीं, मतलब कोई ऐसा बेवकूफ इंसान है जो अपना बिजनेस नहीं करेगा, तुम्हें कोटेशन नहीं भेजेगा। तो फिर एसओपीज होती हैं कि आप प्रोसेस ही नहीं कर सकते तो चौथे से नहीं आ जाती। तभी तो कंट्रोल है, दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तेरे पास इख्तियार है कि तू कोटेशन मंगवा सकता है, अप्रूव करना या ना करना तुम्हारा इख्तियार। वो बैठे हैं बाबू ऊपर, क्लियर है? हाँ, सही है। यानी भाई अब पहले बताओ, ओवरऑल इदारे का गेम समझ आता है? बीपीवी का फुल फॉर्म, अच्छा फरीन, ये है बैंक पेमेंट वाउचर। अच्छा पता है, सुनो, मैंने बैंक पेमेंट वाउचर क्यों बनाया था, क्योंकि इसकी पेमेंट बैंक से होनी थी। जैसे मैं वाउचर बनाता हूँ ना, उसकी एंट्री बन जाती है। तो फिर हम देखते हैं, अच्छा सुनो मेरी बात, फिर जब हम हिसाब किताब कर रहे होते हैं ना, तो हम देखते हैं बैंक पेमेंट वाउचर इस जीडी एंड इस इनवॉइस के अगेंस्ट बनाता। तो हम सीएफओ को बताते हैं, सर ये रहा, आप जब पेमेंट के लिए चेक साइन करवाने जाओगे ना, फिर वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। एक तो उसने डॉक्यूमेंट मांगे थे लायबिलिटी बुक करने के लिए, ऐसा है, और फिर बीपीओ मंगवाएगा, बोलेगा चेक बनवा रहे हो ना, दिखाओ मैंने अप्रूव किया था पहले। फिर उसके बाद पेड का स्टैम्प लग जाता है उसके ऊपर। बात क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन वालों जल्दी से बताओ, जानी क्लियर है? या दिस इज व्हाट वी कॉल कंट्रोल्स एंड वी आर डन विद नाउ कंट्रोल्स। सही है जी। आप पे जिम्मेदारी आ गई, आप मुझे बोलो या तो मैं कल ऑफ करूं, आप लग के याद करो एक दिन। सही है, आप एक दिन याद करें ताकि फिर हम इसके सवालात कर लें, या तो फिर आप एक दिन नहीं भी लें तो हम कल डायरेक्ट सवालात करते हैं। इन्वेंटरी सिस्टम रीड कर लो जल्दी, दस्ती अभी मैं इसके साथ कवर कर रहा है। इन्वेंटरी सिस्टम खोलो, जल्दी पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, कितना जनरल लिखा हुआ है? सही है, हमने यहाँ पे पूरा किया, रिकंसिलिएशन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, आगे यही किया हमने। हो गया एजिंग वगैरह, ये तुम पता है कभी जिंदगी में नहीं समझ आता। ये क्लियर है, ये वाला मंजन। इन्वेंटरी काउंट करवा चुका मैं।
इन्वेंट्री काउंट करवा चुका हूं ना मैं, तो इन्वेंट्री सिस्टम मैंने आपको इससे 10 गुना अच्छा करवाया है। ये पूरा वेयरहाउस सिस्टम क्या था, इन्वेंट्री सिस्टम। क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन वालों डन हो गया जी। यानी सर आप पे जिम्मेदारी लागू हो गई है कि आप लोगों ने आज याद करना है। सही जी, मिलते हैं अगली क्लास में जानी। अल्लाह हाफिज।